गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसका जन्म कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे पनपा। यूरोप के जो मेन जो कंट्री हैं, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, फिर उसके बाद फ्रांस है, ठीक है, ये यूरोप के बहुत ही मेन कंट्री हैं। इनमें किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया और ये किस प्रकार से अपने को जो रूढ़िवाद था या इन चीजों से मुक्त कर करके राष्ट्रवाद में आए। अब ये है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यानी जो राष्ट्रवाद और फिर साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद का मतलब आप समझ गए, राष्ट्र की जो भावना कूट कूट के मन में भरी होना, और इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्य किसी एक राजा का साम्राज्य, साम्राज्यवाद होना यानी अपने किसी भूभाग को, क्षेत्र को, जो कोई एक क्षेत्र था उसको फैलाना, यानी उन पे दूसरों पे कब्जा करना। ऐसी भावना आ जाए तो वो क्या कहलाती है, फिर इंपीरियलिज्म कहलाती है, साम्राज्यवाद कहलाती है। तो इसमें आगे क्या है वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और ये हमारा जो लास्ट पोर्शन है इस लेसन का, छठा, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जो 19वीं जो शताब्दी थी उसका लास्ट क्वार्टर, यानी एक शताब्दी में 100 साल होते हैं, क्वार्टर में कितने हो गए 25 साल। जो लास्ट के जो 25 साल थे उसमें नेशनलिज्म नो लॉन्गर, यानी जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उनकी वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन नहीं रही। रिटेन मतलब बरकरार नहीं रही। इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक, जो इनका उदारवादी, जो लोकतांत्रिक जो इनके विचार थे, ठीक, आइडियलिस्टिक थे। सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। अब इसमें यही है, इस पूरी लाइन का मतलब भी जो लास्ट जो क्वार्टर था 19वीं शताब्दी का, उसमें जो राष्ट्रवाद है वो ज्यादा लंबे समय तक बरकरार नहीं रहा। इनकी जो आइडियलिस्टिक और इनके आदर्शवादी, जो उदारवादी, जो लोकतांत्रिक जो सेंटिमेंट यानी भावना जो थी, कब तक थी वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, यानी जो 19वीं शताब्दी थी उसका जो फर्स्ट हाफ था, शुरू के जो 50 साल थे वहां तक इनकी ये भावना थी राष्ट्रवाद की। ये ज्यादा लंबे समय तक इनकी लास्ट जो क्वार्टर था इसमें इनकी भावना नहीं बची, यानी जो राष्ट्रवाद वाली जो इनकी फीलिंग्स है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब क्या हुआ आगे, बट बिकम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, और ये क्या बन गई, एक लिमिटेड एंड्स हो गया, यानी जो राष्ट्रवाद का जो इनका सिद्धांत था वो, इनका जो लक्ष्य था वो सीमित हो गया, संकीर्ण हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स, जो राष्ट्रवादी जो समूह थे, बिकम इंक्रीजली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। इंक्रीजली यानी वो बढ़ गए, इंटॉलरेंट का मतलब हो गया, इंटॉलरेंट में असहिष्णु, यानी एक दूसरे के प्रति सच्चा मतलब वो नहीं रखना, सही व्यवहार नहीं रखना। ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट हो गए, असहिष्णु हो गए। एंड एवर रेडी टू गो टू वार, और हर कोई युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स, जो मुख्य जो यूरोपीय ताकतें थी, in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims। यानी इसमें यह था कि जो यूरोप की जो प्रमुख शक्तियां थी, ठीक है, वो इनके जो साम्राज्यवादी जो इनके उद्देश्य थे, ठीक है, इनके जो साम्राज्यवादी उद्देश्य थे इनको हासिल करने के लिए उन्होंने अपने, उनके जो अंडर जो लोग काम करते थे उनकी जो राष्ट्रवादी जो आकांक्षाएं थी, जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस का मतलब होता है राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, उनको उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी यूज किया सिर्फ। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स, यानी जो सबसे ज्यादा जो गंभीर जो स्रोत था क्या, राष्ट्रवाद की जो तनाव वाला, टेंशन वाला यूरोप में, वो 1871 के बाद हुआ एक एरिया में। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, बाल्कन्स। अब बाल्कन क्षेत्र में क्या था, The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greek, Macedonia, क्रोशिया और बोस्निया, और ये है हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, whose inhabitants was broadly known as the Slavs। यानी ये एक क्षेत्र था, ठीक है, जो बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से इनकी जो एक तरह से जो भौगोलिक यानी जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन, यानी जो जातीय जो इनमें एक तरह से भिन्नताएं थी। अब इसमें जो मॉडर्न जो डे हैं, आधुनिक दिनों में अगर अपन देखें तो कौन कौन से देश आते हैं यहाँ पे, रोमानिया, क्रोशिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, यूनान, मैसेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो और सर्बिया, ये सारे देश इसमें शामिल थे। और इसके साथ साथ अगर अपन देखें इस देश क्षेत्र में तो इनके जो निवासी हैं,
ठीक है, इनको आमतौर पर क्या बोलते हैं वहां पे, स्लाव्स बोलते हैं। यहाँ के जो लोग थे उनको स्लाव के नाम से अपन जानते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, यानी जो ये बाल्कन वाला जो क्षेत्र था, बाल्कन का क्षेत्र में जितने भी जो देशों के नाम आए, ये वाला जो क्षेत्र था ये किनके कंट्रोल में था, अंडर कंट्रोल ऑन द ओटोमन एम्पायर, यानी जो ओटोमन जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत ये आता था। द स्पीड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। अब क्या हुआ वहां पे कि जो ओटोमन जो साम्राज्य था उसके नियंत्रण में जो ये क्षेत्र था, इनका जो रोमानी राष्ट्रवाद के जो इनके आइडिया थे, जो इनके विचार थे, और उसका जो जिस प्रकार से वो इसको फैला रहे थे, एक्सपेंस कर रहे थे ओटोमन साम्राज्य की, इसके कारण ये जो स्थिति क्या हो गई, काफी एक्सप्लोजिव हो गई। इस कारण ये जो विचार अपने फैला रहे थे, इसके कारण जो स्थिति थी इस क्षेत्र की वो काफी विस्फोटक स्थिति हो गई, यानी खतरनाक हालात हो गई। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के दौरान द ओटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशंस एंड इंटीरियर रिफॉर्म्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। यानी जो ओटोमन एम्पायर है ये 19वीं शताब्दी में क्या करना चाह रहा था, ये अपने आप को आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन से एंड इंटीरियर रिफॉर्म्स और जो उसके आंतरिक जो सुधार थे इनके द्वारा ये अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाह रहे थे। लेकिन इनको क्या हुआ, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन इनको बहुत ही कम सफलता मिली, थोड़ी बहुत सफलता मिली। वन बाय वन, एक के बाद एक, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। यानी एक के बाद एक जो यूरोपीय जो राष्ट्र थे, ठीक है, जो उसके अधीन आते थे, वो इनकी मतलब एक तरह से जो अधीन काम कर रहे थे इनका अंडर से निकल करके और वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंस की घोषणाएं करने लगे, आजादी की घोषणाएं करने लगे। अब क्या हुआ, द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस or political rights on nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign powers। अब इसका मतलब भी यही है क्या, यानी जो बाल्कन के जो लोग थे, बाल्कन क्षेत्र यानी ये जो आए हैं कंट्री, इनके लोग जो थे वो उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, वो किस पे बेस्ड थी या फिर किन पे करे, पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी, यानी जो उनके राजनीतिक अधिकार थे, क्या उनकी राष्ट्रीयता, और इसके अलावा यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट दे सबसिक्वेंटली, ये इसमें आगे क्या है, फॉरेन पावर्स। यानी इन्होंने ये कहा है कि भाई जो हम थे यहाँ पे उस वक्त, यानी इन्होंने अपने हिस्ट्री का जो यूज करके, अपने इतिहास का यूज करके, भाई हम इतिहास के अंदर हम स्वतंत्र थे, लेकिन जो कुछ विदेशी जो पावर्स हैं, फॉरेन जो पावर्स हैं, इन्होंने हमें किसी भी प्रकार से अपने अधीन कर लिया था। अब क्या हुआ उसके बाद, हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन थ्रो ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या हुआ कि जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें जो विद्रोही जो राष्ट्रवादी जो समूह थे, नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स थे, उनका जो स्ट्रगल्स हुआ था, तो उसके कारण उन्होंने क्या किया कि जो लॉन्ग लॉस्ट जो इंडिपेंडेंस थी, इनकी लंबे समय से जो खोई हुई जो इनकी आजादी थी, इसको ये अटेम्प्ट्स करना चाह रहे थे टू विन बैक, यानी वापस से उसको जीतना चाह रहे थे, उसके प्रयत्न के रूप में ये देख रहे थे, कोशिश के रूप में देख रहे थे। अब क्या हुआ कि एज द डिफरेंट स्लाव्स नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इससे क्या हुआ, जब वो अपनी वापस अपनी एक आजादी लेना चाह रहे थे, तो जो स्लाव जो थे, ठीक है, और जो उनके जो नेशनलिटीज जो थी, यानी जो उनके राष्ट्रवादी जो समूह थे, और जब उनमें स्ट्रगल्स हुआ, आपसी जब संघर्ष हुआ अपनी पहचान के लिए, तो फिर क्या हो गया, और पहचान के लिए साथ साथ उनकी डिफाइन देयर आइडेंटिटी, यानी जो उनकी पहचान को बचाने के लिए, एंड इंडिपेंडेंस अपनी स्वतंत्रता के लिए, द बाल्कन एरिया, उसके बाद जो बाल्कन वाला जो क्षेत्र था, बिकेम यानी बन गया एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर लगातार संघर्ष या टकराव हो रहे थे। यानी इसके कारण ये क्षेत्र क्या बन गया, एक संघर्ष का क्षेत्र बन गया, टकराव का क्षेत्र बन गया। द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जेलियस टू ईच अदर, यानी ये क्या थे, जो बाल्कन के जो राज्य थे, क्षेत्र थे, ये एक दूसरे से जेलस थे। जेलस का मतलब ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते थे। एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी, और हर कोई ये उम्मीद करता था टू गेन यानी प्राप्त करने के लिए, मोर टेरिटरी यानी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र। टेरिटरी का मतलब होता है जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान का एरिया है, दोनों एक दूसरे से मान लो ये ईर्ष्या कर रहे हैं, तो
आपस में वो उसको हड़पने की कोशिश करे, वो उसको हड़पने की कोशिश करे। ये जस्ट एग्जाम्पल किया है, भारत पाकिस्तान का इश्यू अलग है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बताया गया है कि बाल्कन क्षेत्र के ये जो लोग हैं, सॉरी ये जो लोग नहीं, ये जो कंट्रीज हैं, कौन कौन से, जो ग्रीक, अल्बानिया, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, इस तरह के जो देश हैं, ये एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, साथ में साथ एक दूसरे का जो क्षेत्र था उसको हथियाने की ये कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए वहां पे क्या हो रहा था, टकराव भी हो रहा था। अब क्या हुआ इसमें, होप गेन मोर एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, यानी दूसरे से ज्यादा वो क्षेत्र हड़पने की कोशिश कर रहे थे। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकम टू सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब इसमें क्या हुआ, इस तरह से जो मामला जो था क्या, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बहुत ही जटिल हो गया, और साथ ही जो बिग पावर्स का मतलब हो गया जो बड़ी शक्तियां थी, कहाँ की, यूरोप की, ठीक है, ये जो बाल्कन्स में, तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा, राइवलरीज होने लगी एक दूसरे से, मतलब वो प्रतिस्पर्धाएं होगी भी कौन ज्यादा क्षेत्र जीते। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमोंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। अब इस समय के दौरान जो आपसी इनकी प्रतिस्पर्धाएं हो रही थी यूरोपियन पावर्स में, यूरोपियन पावर्स कौन कौन हो गई भाई, यूरोपियन पावर्स में जापान, फ्रांस, इटली हैं, इनके अलावा जो और दूसरे जो देश हैं उनके ऊपर आपस में जो कॉलोनिकल, औपनिवेशिक और जो व्यापारिक जो संबंध तो थे ही, और उनके साथ साथ जो नेवल और जो मिलिट्री माइट, यानी नेवल आर्मी की, सॉरी ये जो नेवी जल वाली जो आर्मी होती है उसकी, नौसैनिक जिसे अपन बोलते हैं, और जो सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री, इन दोनों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धाएं होने लगी। These rivalries were very evident in the way the Balkan problems unfolded। और जब ये जो प्रतिस्पर्धाएं, ठीक है, और भी एक तरह से आगे बढ़ी, इस तरह से ये समस्याएं जब आगे बढ़ी, तो फिर क्या हुआ कि जो बाल्कन क्षेत्र वाली जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, वो काफी अनफोल्डेड हो गई, काफी खुल करके सामने हो गई। ईच पावर, अब वो ईच पावर कौन कौन सी पावर थी, ईच पावर का मतलब यहाँ पे है प्रत्येक ताकत, कौन सी ताकत, यूरोपियन जो कंट्री थे उनकी ताकत, रशिया सबसे पहले। अब रशिया है, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। यूरोप मतलब रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप के अंदर भी काफी बड़ा उसका जमीन है, और अपने एशिया के अंदर भी इसकी काफी बड़ी जमीन है। और फिर इसके बाद जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रो हंगरी वाज नीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। यानी ये जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ये जो हैं, ये क्या कर रहे थे कि मतलब अपना पूरा कंट्रोल, अपना पूरा नियंत्रण रखना चाह रहे थे पूरे बाल्कन क्षेत्र पे, और साथ में एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल, अपना खुद का जो नियंत्रण है इसको और बढ़ाना चाह रहे थे ओवर द एरिया, कंप्लीट एरिया पे। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार। इसके बाद क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ वार हो गया, यानी एक के बाद एक युद्ध शुरू हो गए। द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इस क्षेत्र में अंततः एक फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली स्थिति हो गई, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध है वो निकल करके आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद है यहाँ पे द नेशनलिज्म एलिंग्ड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अब इसमें यह है कि जो राष्ट्रवाद जो है, यानी जो राष्ट्रवाद है अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, यानी ये जो राष्ट्रवाद है ये जब साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया 1914 में, तो ये क्या हुआ फिर इसके बाद, लेड यूरोप, यानी लेके गया यूरोप को टू डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है विपदा, महाविपदा, महाविनाश इन 1914। यानी जब जो राष्ट्रवाद था, पहले तो ये था भाई हमें एक राष्ट्र चाहिए, हमारा राष्ट्र बनाना है। अब राष्ट्रवाद के साथ जुड़ गया इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद। अब वो कह रहे हैं राष्ट्र तो बन गए, अब हमें और राष्ट्र को बढ़ाना है, हमारे क्षेत्र को बढ़ाना है, हमारे साम्राज्य को बढ़ाना है, साम्राज्यवाद करना है। यानी क्षेत्र, एरिया जो बढ़ाने के लिए जो बिग पावर के अंदर बहुत सारा जो स्ट्रगल और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, टकराव जो हो रहा था, उसके कारण क्या हुआ कि ये यूरोप जो है ये 1914 के अंदर एक डिजास्टर की तरफ चला गया, एक महाविनाश और महाविपदा की ओर चला गया। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। अब हुआ क्या कि जो बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो 19th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन पावर्स हैं जिन्होंने कॉलोनाइज कर रखी थी, यानी औपनिवेशिकरण कर रखा था, तो वो क्या करने लगे, अपोज्ड करने लगे, विरोध करने लगे किनका, इंपीरियल डोमिनेशन, यानी जो साम्राज्यवादी जो प्रभुत्व था एक तरह से उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम ठीक है, हम राष्ट्र के रूप में ही ठीक हैं,
हमें कोई हमारा साम्राज्यवादी वगैरह ये जो भावना है इसको खत्म कीजिए, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। फिर क्या हुआ, द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स, यानी जो साम्राज्यवाद विरोधी द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स, यानी साम्राज्यवाद, एंटी का मतलब विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी जो मूवमेंट्स थे दैट डेवलप्ड, वो विकसित हुए एवरीवेयर, हर जगह, वर नेशनलिस्ट, यानी वो कौन लोग थे, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग थे। जो राष्ट्रवादी लोग थे, अब आप इसको दूसरे तरीके से अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे हर जगह उन्होंने जो ये जो मूवमेंट चलाया एक, और साम्राज्यवादी जो साम्राज्यवाद है इसका इन्होंने विरोध किया, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, फोर्स्ड ए कन्फोर्मेशन विद इंपीरियलिज्म। अब इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रवाद यानी जो नेशनलिस्टम, जो यूरोपियन जो आइडियाज थे, ठीक है, यूरोपियन जो विचार थे राष्ट्रवाद के, वो और कहीं पर भी नहीं दोहराए गए। और फिर क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने अपने तरीके से एक विशिष्ट राष्ट्रवाद का विकास किया और वो उन्होंने बनाया। अब क्या हुआ, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर रिप्लेटेड, यानी जो यूरोपियन जो विचार थे राष्ट्रवाद के वो कहीं भी नहीं दोहराए गए। अच्छा, इससे पहले ये वाली लाइन अपन छोड़ दी। अच्छा, इसमें क्या है, स्ट्रगल फ्रॉम इंडिपेंडेंट, यानी जो संघर्ष कर रहे थे किसके लिए, अपनी आजादी के लिए, नेशन स्टेट राष्ट्र राज्यों के लिए, एंड वर इंस्पायर्ड, और वो इंस्पायर्ड थे किनके द्वारा, ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, यानी हमें एक संग्रहित राष्ट्रीय एकता चाहिए, फोर्स्ड ए कन्फॉर्मेशन विद इंपीरियलिज्म, यानी उन्होंने अपनी तरह से वहां पे क्या हुआ, एक साम्राज्यवादी यानी साम्राज्यवाद विरोधी उनकी भावना उभरी। अब है यूरोपियन आइडिया, जो यूरोपियन जो विचार था ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का, वर नाउ एवर रिप्लेटेड, वो हर जगह दोहराया गया। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो लोग हैं वो अपने तरीके से अपनी खुद की एक राष्ट्रवाद की मतलब ये चीजें खुद से विकसित कर रहे थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट, लेकिन ये विचार कि जो समाज है वो ऑर्गेनाइज संगठित हो किसमें, नेशन स्टेट में, केम टू बी एक्सेप्टेड इन नेचुरल एंड यूनिवर्सल। अब इसको पूरी तरह से सार्वभौम और स्वाभाविक मान लिया गया था। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौम यानी हर जगह मान लिया गया था। नेचुरल यानी स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से सभी ने ये मान लिया था कि भाई ये आइडिया सही है कि जो हमारा समाज है उसको हमें संगठित करना चाहिए और जो नेशन स्टेट के अंदर इसको बनाना चाहिए, राष्ट्र राज्यों के रूप में इसको बनाना चाहिए। तो आज का जो ये हमारा लेसन है कौन सा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका जो ये पार्ट है, लास्ट पार्ट, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है, क्या था, इसमें क्या हुआ, ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर भी अगर कोई लाइन या कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये पीछे वाले, ये सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और कुछ मैंने भेजे भी हैं और कुछ मैं कल भी भेज दूंगा, तो उनको आपको सभी को करना है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं।